नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल MDG क्लासेस पर भरे मन व हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने हिंदी भाषा तथा व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, हम पिछली कक्षा में हिंदी भाषा तथा व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे भाषा के प्रकारों के बारे में। भाषा के प्रकार हम दोस्तों अध्ययन कर रहे थे भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आपको मैंने बताया था पिछली कक्षा में, उसी को दोहरा देते हैं एक बार। भाषा के प्रकार में पहला प्रकार है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहिए। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा आपको मैंने देखो, पहले मैं बता दूं मौखिक भाषा में। दोस्तों, मौखिक भाषा में हम कहने वाला बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है और अगला व्यक्ति सुनकर ग्रहण करता है। और लिखित भाषा में भेजने वाला संप्रेषक लिखकर भेजता है और ग्रहण करने वाला व्यक्ति पढ़कर ग्रहण करता है। सांकेतिक भाषा में हम संकेतों द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, तो मेरा एक आपको मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इन तीनों भाषाओं में से सबसे कठिन भाषा कौन सी है और सबसे आसान भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, सबसे आसान, आपको जब भी प्रश्न पूछा जाए कि भाषा के प्रकारों में से सबसे आसान प्रकार कौन सा है, तो आपका सदैव जवाब होना चाहिए दोस्तों मौखिक भाषा। क्योंकि मौखिक भाषा, इस भाषा में जैसे मैंने कुछ भी बोला, मैं कुछ भी बोल रहा हूं तो आप सीधा अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। मौखिक भाषा में बोलते ही अगला व्यक्ति सुनते ही सीधा उसे अर्थ समझ में आ जाता है। इसीलिए दोस्तों मौखिक भाषा सबसे आसान होती है। बात करें लिखित भाषा की, जो ये लिखित भाषा है, जो किसी भी भाषा का ज्ञान रखते हैं, जो ये लिखित भाषा है, जो व्यक्ति किसी भी भाषा के बारे में ज्ञान रखता है उनके लिए तो सरल है। जैसे हमें हिंदी पढ़ना आती है तो हमारे लिए हिंदी सरल है। अगर कोई व्यक्ति है जैसे हमारे दादाजी परदादाजी, जिनको हिंदी नहीं आती हो, हिंदी भाषा ज्ञान नहीं रखते हैं, उनके पास कोई खत आता है तो वो खत में क्या लिखा है उसको समझ नहीं पाते, तो उनके लिए कठिन हो गई। तो ये जो लिखित भाषा होती है ये कठिन भी मतलब जो भाषा का ज्ञान रखते हैं उनके लिए सरल और जो नहीं रखते उनके लिए कठिन। तो लिखित भाषा कठिन भी है और सरल भी है। सांकेतिक भाषा में संकेत निश्चित नहीं होते हैं और संकेत निश्चित ही नहीं है। जो भाषा निश्चित ही नहीं है वो सबसे कठिन होगी। तो दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है कि भाषा के प्रकारों में सबसे कठिन प्रकार कौन सा है, तो सांकेतिक भाषा सबसे कठिन होती है क्योंकि संकेत निश्चित नहीं होते। जैसे मैं यूं कर रहा हूं तो आप इसका भाव कोई तो समझेगा, नहीं का भाव दे रहे हैं और कोई कुछ भी समझ सकता है। तो दोस्तों, जो सांकेतिक भाषा है वो निश्चित नहीं होती है। जो सांकेतिक भाषा निश्चित नहीं होती है इसीलिए सबसे कठिन है। सांकेतिक भाषा निश्चित नहीं होती है इसलिए ये सबसे कठिन है और ये सबसे आसान है। अब हम हिंदी भाषा के विकास, ऐतिहासिक हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में हम जानना चाहिए। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में हम अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार कर सकते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा का विकास हमारी मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। जो सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत, उसी से सभी भाषा का विकास हुआ। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी संस्कृत से ही हुआ माना जाता है। दोस्तों,
हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में हम चर्चा करें तो हिंदी भाषा का विकास संस्कृत, जिसे हम मूल भाषा भी कहते हैं, मूल भाषा से हुआ माना जाता है। उस समय जब ईसा पूर्व संस्कृत भाषा बोली जाती थी तो इसके दो प्रकार थे। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें किसी भी भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में अध्ययन करना। कई बार रीट, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती इनमें पूछा गया है, भाषा के ऐतिहासिक महत्व से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो संस्कृत भाषा जब ईसा पूर्व बोली जाती थी तब इसके दो प्रकार थे। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहिए। पहला था वैदिक संस्कृत और दूसरा था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत। दोस्तों वैदिक संस्कृत की तुलना में लौकिक संस्कृत आसान थी। वैदिक संस्कृत थोड़ी कठिन थी तो ये यहीं रुक गई और लौकिक संस्कृत आगे चलती गई। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद, दोस्तों वेद, उपनिषद, पुराण, वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक आदि लिखे गए। और जो लौकिक भाषा आम जन की भाषा थी, इसे आम जन संप्रेषक के मतलब भाषा समझने के लिए आम जन लौकिक भाषा का प्रयोग करता था। और लौकिक भाषा में हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण और महाभारत लिखे गए। रामायण और महाभारत लिखे गए। रामायण और महाभारत लिखे गए। और इस लौकिक भाषा से ही धीरे धीरे पाली भाषा का विकास हुआ। दोस्तों पाली भाषा का विकास हुआ। लौकिक भाषा से ही धीरे धीरे दोस्तों पाली भाषा का विकास हुआ। और पाली भाषा का सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। पाली भाषा का सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। पाली भाषा का सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। पहला है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है शुद्ध पिटक लिखे गए। इस पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक और शुद्ध पिटक लिखे गए। दोस्तों इस पाली भाषा से ही धीरे धीरे प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा का विकास हुआ। इस पाली भाषा से ही धीरे धीरे प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा का सबसे अधिक प्रभाव जैन धर्म पर पड़ा। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम प्राकृत भाषा में ही लिखे गए। और प्राकृत भाषा का धीरे धीरे शब्दों का रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ। प्राकृत भाषा के शब्दों का रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ। या प्राकृत भाषा का धीरे धीरे क्या हुआ, शब्दों का रूप बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ हुआ और जैसे रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ और इसे अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। दोस्तों अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा के शब्दों का रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ और इससे अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। दोस्तों
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हमारी ईसा पूर्व संस्कृत भाषा बोली जाती है, जिसे मूल भाषा भी कहते हैं। उसके दो प्रकार थे, एक था वैदिक संस्कृत, एक था लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की तुलना में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत की तुलना में दोस्तों वैदिक संस्कृत कठिन थी, तो वह यहीं रुक गई। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक आदि लिखे गए। और जो लौकिक संस्कृत थी वो आसान थी, जिसे आमजन बोलने में प्रयुक्त करता था। इसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। और दोस्तों इस लौकिक संस्कृति से ही धीरे धीरे पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा का सबसे अधिक प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, शुद्ध पिटक लिखे गए दोस्तों। और इसी से पाली भाषा से धीरे धीरे प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा अस्तित्व में आई। प्राकृत भाषा का सबसे अधिक प्रभाव जैन धर्म पर पड़ा। इसमें जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम लिखे गए और प्राकृत भाषा का धीरे धीरे शब्दों का रूप बिगड़ना प्रारंभ हुआ और इससे अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ दोस्तों। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अपभ्रंश, इस अपभ्रंश भाषा का एक प्रकार है शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा का ये एक प्रकार है दोस्तों शोर सैनी अपभ्रंश। शोर सैनी अपभ्रंश से ही हमारी वर्तमान की हिंदी अस्तित्व में आई। मुझे उम्मीद है दोस्तों हिंदी भाषा की ऐतिहासिक स्थिति के बारे में आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम हिंदी भाषा भारत के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है उनके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाले तो दोस्तों भौगोलिक रूप से हिंदी भाषा मध्य देशीय भाग में बोली जाती है। हिंदी भाषा मुख्यतः मध्य देशीय भाग में बोली जाती है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, उस गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में हिंदी भाषा ही बोली जाती है। संपूर्ण गंगा यमुना के मैदानी भाग में हिंदी भाषा ही बोली जाती है दोस्तों। मुख्यतः हिंदी भाषा राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहां भी हिंदी भाषा बोली जाती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हिंदी भाषा ही बोली जाती है दोस्तों। इसके अलावा गुजरात के लोग भी हिंदी भाषा समझते हैं। महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते हैं परंतु वो हिंदी भाषा भी समझते हैं। हिंदी भाषा का भौगोलिक रूप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद दोस्तों हम हिंदी भाषा के संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करें दोस्तों
अब हम हिंदी भाषा की संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण है, आपको समझना अति महत्वपूर्ण है कि हमारे हिंदी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए आप। अब हम संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में विचार करें। संवैधानिक दृष्टिकोण के बारे में विचार करें दोस्तों, तो हमारे संविधान की अनुसूची दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहिए। हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है, जिसमें हिंदी को भी एक भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त है। हिंदी को भी एक भाषा के रूप में दोस्तों दर्जा प्राप्त है। हमारे संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को समान रूप से दर्जा दिया गया है, जिसमें हिंदी को भी एक भाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों इसके अलावा राजभाषा, हमारी हिंदी भाषा है जो राजभाषा भी है। राजभाषा से तात्पर्य है दोस्तों राज कार्यों में प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहा जाता है। तो संविधान के भाग दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहिए। संविधान के भाग 17, जो ये 17 भाग है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य आता है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य आता है। इसमें हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके बाद दोस्तों हमें कई बार इन शब्दों का सामना करना पड़ जाता है, जैसे बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहा जाता है और मातृभाषा किसे कहा जाता है। कई बार दोस्तों हमें इन शब्दों का सामना करना पड़ जाता है। मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। दोस्तों हमारे राजस्थान में तो एक कहावत प्रसिद्ध है कि कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पर वाणी बदले। दोस्तों जो ये बोली है ना, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। सीमित क्षेत्रफल में जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस भी भाषा से करते हैं या जिस भी माध्यम से करते हैं, उसे बोली कहा जाता है सीमित क्षेत्र में। तो भाषा का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। क्या होता है दोस्तों? सीमित। भाषा का क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। और जब यही बोली जो बोली है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और जब इस बोली को ही बड़े लेवल पर, बड़े क्षेत्र में बोला जाने लग जाता है, तो ये व्यापक क्षेत्र में बोले जाने लग जाता है, तो ये भाषा का रूप लेती है। तो भाषा व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों ध्यान पूर्वक देखते रहिए। बहुत ही बार गत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। और मातृभाषा जो हम माँ के मुंह से सीखते हैं वही मातृभाषा होती है दोस्तों। और इस मातृभाषा का विकास परिवार और समाज से होता है। परिवार और समाज से होता है। परिवार और समाज से होता है दोस्तों। और जो ये राजभाषा होती है, राजकार्य के लिए प्रयुक्त भाषा को राजभाषा कहते हैं। हमारी राजभाषा हिंदी है। और राष्ट्रभाषा में क्या है कि राष्ट्रभाषा किसी भी क्षेत्र विशेष के, किसी भी क्षेत्र के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली, किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। परंतु हमारे देश के संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। दोस्तों हमारे देश की राष्ट्रभाषा
कोई सी भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों। दोस्तों अब हम विचार करना चाहिए तो व्याकरण, व्याकरण क्या होता है, व्याकरण से क्या तात्पर्य है दोस्तों। व्याकरण 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 का शाब्दिक विच्छेद होता है दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक दोस्तों व्याकरण शब्द का शाब्दिक विच्छेद होता है वि धन आ धन करण। व्याकरण शब्द का शाब्दिक विच्छेद होता है वि धन आ धन करण। और व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। और व्याकरण की हम परिभाषा के बारे में चर्चा करें दोस्तों। व्याकरण की परिभाषा किस प्रकार हम परिभाषा दे सकते हैं व्याकरण की। व्याकरण वह ग्रंथ, व्याकरण वह पुस्तक, पुस्तक को हम विधा भी कह सकते हैं दोस्तों, विधा। कई बार दोस्तों मैं पर्यायवाची शब्दों का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि हमारा शब्दकोश मजबूत होगा तो हम सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे और हम प्रभावी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो पुस्तक और विधा, तो व्याकरण एक कृति भी कह सकते हैं, इसे कृति, संस्करण, रचना भी कहा जा सकता है। और दोस्तों इसे ग्रंथ भी कहा जा सकता है। जो ये ग्रंथ शब्द है ये पाणिनि महोदय द्वारा दिया गया, कि पाणिनि महोदय ने बोला था कि व्याकरण एक ग्रंथ भी है, बहुत बड़ा होता है किसी भी भाषा को। तो दोस्तों व्याकरण क्या है। व्याकरण वह पुस्तक या विधा या ग्रंथ या कृति या संस्करण या रचना है जो हमें पहला शुद्ध उच्चारण, दूसरा शुद्ध लेखन, और तीसरा है शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है दोस्तों। व्याकरण वह पुस्तक, दोस्तों व्याकरण वह पुस्तक या विधा या ग्रंथ या कृति या रचना या संस्करण है जो हमें शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। इन सभी बातों को हम परिभाषा के शब्दों में बांधना चाहे तो हम इस प्रकार बांध सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार बांध सकते हैं दोस्तों। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण वह ग्रंथ या वह रचना, वह ग्रंथ या पुस्तक। व्याकरण व ग्रंथ, पुस्तक, रचना, कृति या संस्करण है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, माफ कीजिए दोस्तों, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन
और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है दोस्तों। इसी को व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण की परिभाषा की बात करें हम तो व्याकरण वह ग्रंथ या पुस्तक या रचना या कृति है जो हमें किसी भी भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राम राम जी।